देखिए हमें पढ़ना है कक्षा 12 का चैप्टर 3 मानव जनन ना। मानव अभी आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि पुष्पों में कैसे जनन होता है। ये बहुत इंटरेस्ट और ये आप बार बार आपसे मिलेगा। आप बीएससी लेवल पे जाओगे, कहीं पे जाएंगे आपको ये मिलने वाला है। एकदम आराम से देखिएगा और ध्यान लगा के पढ़ना। मानव जनन, मनुष्यों में किस प्रकार से जनन होता है, किस प्रकार से युग्मक की उत्पत्ति होती है ना, कौन सा जनन अंग है, कितने अंग होते हैं, कौन से अंग सहायता करते हैं, वो आपको पढ़ना है मानव जनन में। तो जनन पहले समझ जाइएगा। बार बार आपको बताया जा चुका है कि जनन क्या होता है। तो प्रत्येक जीव का अपने समान जीव की उत्पत्ति करना या प्रत्येक जीव का अपने समान जीवों को जन्म देना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जनन कितने प्रकार का होता है, जनन 2 प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, देखिए मनुष्यों की बात कर लें तो लैंगिक जनन से संतान कैसे बनती है। तो आपने पढ़ा था अभी कल वाले वीडियो में, मैंने बताया कि भाई नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर किसकी उत्पत्ति करते हैं, लैंगिक जनन की बात आप करेंगे तो भाई मनुष्यों में कौन सा जनन होता है, तो मनुष्य में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन। मैं आपको बताया हूँ कि लैंगिक जनन क्या होता है कि जब 2 विपरीत युग्मक, 2 अलग अलग युग्मक आपस में मिलकर किसी संतान की उत्पत्ति करते हैं तो उस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहा जाता है। अब देखेंगे लैंगिक जनन में एक नर एक मादा आपस में मिलेंगे तो जो संतान बनेगी वो क्या, वो किस, उसको कौन सा जनन बोला जाएगा, लैंगिक। ऐसा जनन जिसमें 2 लिंगों की आवश्यकता पड़े, 2 विपरीत युग्मक, समझ रहे हैं, समान युग्मक मत कर देना, ठीक है। नर नर दोनों कर दोगे तो गड़बड़ा जाना है। एक नर होगा दूसरा क्या होगा, मादा। बाकी तो समझदार हो, ठीक है। तो 2 विपरीत युग्मक, ऐसा जनन जिसमें अगर आपसे कोई पूछ दे कि मनुष्यों में कौन सा जनन होता है तो मनुष्य में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन। लैंगिक का मतलब जिसमें दो लिंग अलग अलग लिंग मिलकर आपस में किसी संतान की उत्पत्ति करे तो वो कौन सा जनन, लैंगिक जनन। मैंने आपको बताया था कि कैसे होता है। तो कौन सा, मनुष्यों में कौन सा विभाजन होता है, कोशिका का कौन सा विभाजन होता है, कोशिका अरे भाई किस विभाजन द्वारा बनती है, तो किस विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री द्वारा। किसके द्वारा, अर्धसूत्री। मैंने बताया था कि भाई मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। नर में 46 कर देंगे, मादा में 46। अगर ये समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ कितना बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 92। अरे भाई 46 नर का 46 मादा का तो कितना हो जाता, 92। लेकिन कुछ ज़्यादा आवाज़ तेज है, शाबाश, है ना। तो क्या होता है कि जब संतान की उत्पत्ति होती है तो नर युग्मक का कितना गुणसूत्र भाई, 23, और मादा का कितना, 23, मिलके किसकी उत्पत्ति करते हैं, 46 गुणसूत्र बनाते हैं। संतान में यही गुणसूत्र जाता है, समझ रहे हो। तो आप कहेंगे कि ऐसा जनन, या यूं कहें कि जब 2 विपरीत युग्मक आपस में मिलकर किसी, युग्मक कौन सा है भाई, तो युग्मक 2 होते हैं, एक होता है नर एक होता है मादा। मनुष्य में युग्मक कितने होते हैं भाई, 2 होते हैं, एक होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। मादा युग्मक आपने पढ़ा है कि नर युग्मक कौन होता है भाई, तो नर युग्मक, जैसे आपने पुष्पों में पढ़ा था कि नर युग्मक परागकण था, वैसे मनुष्यों में नर युग्मक, क्योंकि हम मानव जनन पढ़ रहे हैं तो मानव जनन में आप मनुष्य में कहेंगे कि मनुष्य में नर युग्मक का प्रतिनिधित्व तो कौन करता है, तो कौन करता है, शुक्राणु। ध्यान देना, बार बार ये पूछेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मादा में क्या होता है, तो मादा में क्या होता है बहनी, अंडाणु होता है। क्या होता है, अंडाणु होता है, ये ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे कि मनुष्य कौन सा जनन करता है, लैंगिक जनन करता है। आप कहेंगे कि 2 विपरीत युग्मक आपस में मिलकर किसी संतान की उत्पत्ति करते हैं तो उस जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। नर युग्मक का प्रतिनिधित्व जिस प्रकार पुष्पों में परागकण करता था उसी प्रकार से मनुष्यों की बात, क्योंकि हम मानव जनन पढ़ रहे हैं तो कौन करता है, शुक्राणु करता है, और मादा की बात कर लेंगे तो अंडाणु करता है। हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि नर युग्मक की उत्पत्ति कहाँ होती है, मादा युग्मक की उत्पत्ति कहाँ होती, कैसे होती है, कैसे ये सभी आपस में मिलकर कैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, संतान कहाँ पलती है, किस अंग में पलती है, किस भाग में, उसे पोषण कैसे मिलता है। इस चैप्टर में आपको यही पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो समझते हैं आगे, चलिए अब चैप्टर हम शुरू कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, युग्मनज। युग्मनज, पहले पॉइंट को समझ जाइएगा तो चैप्टर बार बार इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा।
ध्यान दीजिएगा कि युग्मक जहां आपको लिखा मिलेगा, युग्मक अकेला होता है। कैसा होता है? अकेला। अरे भाई देखो, अगर ये नर की बात कर ले, ये नर युग्मक हो गया, ये शुक्राणु क्या है? ये नर युग्मक है। अंडाणु क्या है? मादा युग्मक है। तो अभी ये दोनों अकेले हैं ना, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो किसकी उत्पत्ति करेंगे? युग्मनज की। युग्मक के मिलने के बाद, दो युग्मकों के मिलने के बाद जो बनता है, जिसकी उत्पत्ति होती है, वो क्या कहलाता है? युग्मनज कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि 46 गुणसूत्र उसके 46 गुणसूत्र उसके, है ना, नर के 46 मादा के मिलके किसकी उत्पत्ति करते हैं? तो युग्मनज की ही उत्पत्ति करते हैं। और यही युग्मनज आगे चल के भ्रूण बनता है। भ्रूण समझते हो ना? जब कोई जीव माँ के गर्भ में होता है या गर्भाशय में किसी जीव का जब निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। नहीं कहते भ्रूण हत्या। तो भ्रूण हत्या में किसकी हत्या की जाती है? कि जब वो माँ के गर्भ में कोई जीव होता है, अभी डेवलप नहीं होता, अभी वो विकासशील है, तो उसे क्या कहेंगे? भ्रूण कहा जाता है। वही भ्रूण आगे चल के देखो, युग्मनज जो है वो क्या बनाएगा? आगे विकसित होकर क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। और इसके बाद भ्रूण विकसित होकर क्या बनेगा? संतति या संतान बनेगा, नया जीव बनेगा। समझ रहे हो? समझा रही बात है? आगे देखेंगे कि अब इसको दो भागों में आप डिवाइड कर दीजिएगा। कितने भागों में डिवाइड? जैसे कल हमने किया था पुष्प, जैसे हमने फूलों में किया था, कितने भाग में बांट दिया था हमने? दो भाग में बांट दिया था कि भाई पढ़ने के लिए आपको उसको दो भागों में डिवाइड करने के बाद क्या होता है कि आसानी हो जाएगी आपको पढ़ने में। तो इसको दो भागों में डिवाइड कर देंगे। तो दो घटनाओं में बांट दीजिए। पहली थी क्या? निषेचन पूर्व। पहली क्या थी? निषेचन पूर्व घटना। और दूसरी क्या थी भाई? निषेचन, है ना? और तीसरी क्या कर देंगे? निषेचन पश्च घटना। अभी तो हमने इसको पुष्पों में पढ़ा था। अब मनुष्यों में क्या होता है? तो आपने कल ये पढ़ा था। अगर वो आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको याद होगा कि निषेचन से पहले क्या होता है? निषेचन आपको याद ही होगा कि दो विपरीत युग्मकों का आपस में संलयित होना, दो विपरीत युग्मकों का आपस में मिल जाना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो निषेचन से पहले किसी जीव में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो सबसे पहली घटना क्या होती है? तो सबसे पहली घटना होती है युग्मक जनन। युग्मक जनन पहली घटना क्या होती है भाई? नहीं तो पहली घटना युग्मक जनन और दूसरी घटना क्या होती है? युग्मक स्थानांतरण। याद है आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं क्या होता है कि युग्मक स्थानांतरण आपने पुष्पों में पढ़ा था। जब आपने पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि पुष्प में क्या क्या होता है भाई? तो पहली घटना क्या होती थी? युग्मक जनन। युग्मक का निर्माण होता था। युग्मक क्या है? जो आगे मिलकर किसकी उत्पत्ति करे? युग्मनज की उत्पत्ति करे, वही तो युग्मक है। तो मनुष्यों में युग्मक कौन सा है? शुक्राणु। तो युग्मक जनन। अब देखो युग्मनज, मनुष्य में शुक्राणु की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो मनुष्य में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वृषण में बनते हैं। तो आप कहेंगे युग्मक जनन की वृषण में शुक्राणु का बनना क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन कहलाता है। शुक्राणु जनन कहलाता है। समझिए मेरी बात को। युग्मक जनन का मतलब क्या है? युग्मक का निर्माण होना ही, युग्मक का बनना ही क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। तो युग्मक कहाँ बनता है? युग्मक हमने पढ़ा है कि युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं। एक होता है नर, दूसरा होता है मादा। तो युग्मक जनन जैसे हमने पुष्पों में पढ़ा था वैसे ही अब मनुष्य का पढ़ रहे हैं। तो भाई मनुष्य में युग्मक जनन दो प्रकार के इसमें भी बनते हैं। तो कौन कौन बनता है? एक होता है नर, दूसरा होता है मादा। और नर वाले को हम शुक्राणु कहते हैं। तो शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में बनता है। तो आप कहेंगे कि वृषण में शुक्राणु का बनना शुक्राणु जनन कहलाता है। और दूसरी भाषा कहेंगे कि युग्मक का बनना ही क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। अब अंडाणु कहाँ बनता है? तो अंडाशय में बनता है, ओवरी में। कैसे बनता है हम बताएंगे आपको, ठीक है? तो क्या होता है कि अंडाणु क्या होता है? अंडाणु का बनना क्या कहलाता है? अंडाणु जनन कहलाता है। भाई युग्मक का बनना ही युग्मक जनन। और युग्मक कौन कौन से हैं? दो, एक नर एक मादा। अब नर युग्मक का प्रतिनिधित्व शुक्राणु करता है और मादा का कौन करता है? अंडाणु करता है। इसमें कोई डाउट नहीं।
दूसरा क्या होता है, युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक का जैसे परागकण उड़ के कहाँ तक जाता था, वर्तिकाग्र तक जाता था, वैसे ही मनुष्यों में होता है। शुक्राणु वृषण से होते हुए कहाँ तक पहुँचता है, गर्भाशय तक जाता है। कैसे जाता है वो हम पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। तो युग्मक का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। आपको मालूम है कि नर युग्मक क्या होता है, चल होता है, जबकि मादा युग्मक क्या होता है, अचल होता है। ये आप बहुत बार सुन चुके हैं। अचल, चल का मतलब क्या होता है, चल का मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके वह चल है, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना जा सके वो क्या है, अचल है। तो समझ गए युग्मक क्या होता है, युग्मक का स्थानांतरण। और इसके बाद आपको बताएंगे निषेचन क्या होता है। तो आपको मालूम है कि दो विपरीत युग्मकों का आपस में क्या हो जाना, संलयित हो जाना या मिल जाना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं निषेचन। निषेचन पश्च घटना। निषेचन के बाद क्या क्या होता है, तो निषेचन के बाद क्या होता है, आप ये भी तो आप जानते ही हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होता है, युग्मनज। भाई जब निषेचन हो गया तो किसकी अब उत्पत्ति होगी, युग्मनज की। युग्मनज क्या होता है, जब नर व मादा दोनों आपस में मिल जाते हैं, है ना, तो उस परिघटना को निषेचन कहते हैं। और जो बनता है उसे क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। और उसके बाद किसका निर्माण होता है, उसके बाद होता है भाई भ्रूण का निर्माण, जिस परिघटना को भ्रूणोद्भव क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव, भ्रूण धन उद्भव, भ्रूण का उत्पन्न होना या पैदा होना क्या कहलाता है, भ्रूणोद्भव कहलाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अभी तक, ये तो आपकी थी पुरानी चीजें जो आपने इसको बार बार देखा हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा दूं। अब देखो बात हम कर लेते हैं कि नर युग्मक कैसे बनता है। अब यहाँ आपने खत्म कर दिया, अब हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो अब हम किसको समझेंगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सारी चीजें नॉर्मल है। मनुष्यों में कौन सा जनन, लैंगिक जनन ना। युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, दो, नर युग्मक, मादा युग्मक, जो हम पढ़ेंगे आगे। अब युग्मनज ना, युग्मनज क्या बनता है, आगे चल के भ्रूण बनता है। भ्रूण ही क्या बनती है, संतति बनती है। किसी भी जीव के निषेचन को या जनन को समझने से पहले हम समझेंगे कि निषेचन क्या होता है। तो निषेचन को दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया, एक तो निषेचन से पहले, एक तो निषेचन से बाद। अब निषेचन के पहले वाला हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं युग्मक जनन। और युग्मक जनन में हम किसका पहले पढ़ लेते हैं, पहले हम नर का पढ़ लेते हैं। पहले नर का पढ़ लेंगे कि शुक्राणु कैसे बनता है, कहाँ बनता है ना, कौन सी कोशिकाएं इसका सहयोग करती हैं और कहाँ से ये कहाँ तक जाता है। ठीक है, इसको आप नोट करिए फटाक से। देखिए क्या होता है, मानव जनन में अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या भाई, नर युग्मक। नर युग्मक, नर युग्मक कैसे बनता है, कहाँ बनता है, किस अंग में बनता है। नर युग्मक की उत्पत्ति को क्या कहा जाता है भाई, शुक्राणु जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुक्राणु जनन। समझो कैसे कहा जाता है। अभी अभी मैंने बताया आपको कि मनुष्यों में दो प्रकार के जनन उत्पन्न हो, दो प्रकार के, है ना, दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न होते हैं। एक होता है शुक्राणु और एक होता है अंडाणु, है ना। तो शुक्राणु की उत्पत्ति कहाँ होती है, आप जानते हैं शुक्राणु की उत्पत्ति कहाँ होती है, वृषण में होती है। अभी हम इस वृषण की संरचना को पढ़ेंगे, वृषण कैसे होता है और कैसे इसमें इसकी उत्पत्ति होती है। समझ रहे हो। तो आप कहेंगे कि नर युग्मक, मनुष्यों में नर युग्मक का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो कौन करता है भाई, शुक्राणु करता है। उसी शुक्राणु का वृषण में बनना क्या कहलाता है, शुक्राणु जनन कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो नर जनन अंग को समझने के लिए है हम इसे कितने भागों में, दो भागों में हम इसे बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देंगे, दो भागों में बांट देंगे। तो हो गया नर युग्मक, इसको दो भागों में आप डिवाइड कर दो, एक भाग इधर कर दीजिएगा और दूसरा भाग आप यहाँ कर दीजिएगा। ठीक है, पहले में आप लिख दे देंगे भाई जनन अंग। क्या लिख देंगे, जनन अंग। और दूसरे में आप लिख देंगे सहायक अंग। समझ में आ रहा है। देखिए कहने का मतलब है कि जनन अंग हम एक्चुअल, चलिए ये तो पढ़ेंगे अभी, हम बताएं जनन अंग किसे कहा जाता है,
तो पुरुषों में जनन अंग का कार्य कौन करता है? वृषण करता है। कौन करता है? वृषण करता है। चलिए मैंने मिटा दिया, बहुत अच्छा। वृषण। और सहायक अंग की बात कर देंगे तो सहायक अंग को भी दो भागों में आप बांट देंगे। कौन कौन सा? पहला सहायक नली, पहला सहायक नली, दूसरे को आप बांट दीजिएगा सहायक ग्रंथ। ठीक है, समझिए बात को। अगर आप नर युग्मक को बनना देखना चाहते हैं कि मनुष्यों में, पुरुषों में किस प्रकार से नर युग्मक की उत्पत्ति होती है, तो उसको आप दो भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। पहले भाग में आप लिख दीजिएगा जनन अंग। कौन सा जनन अंग है जहां पे उसका निर्माण होता है? तो कहाँ उसका निर्माण होता है? वृषण में होता है। दूसरा, उसमें कुछ अंग हैं जो सहायता करते हैं, उन्हें सहायक अंग बोला जाता है। उन सहायक अंगों में कौन कौन रहता है भाई? कुछ नली है ना, कुछ नली होती हैं और कुछ क्या होती हैं? ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें आप सहायक ग्रंथियां कहते हैं। उसके बाद देखेंगे सहायक नली, है ना। सहायक नली में आपकी कौन कौन सी आती है? तो सहायक नली में आपकी आती है, जैसे देखिए जैसे नली का मतलब क्या होता है? जो किसी पदार्थ को, जो किसी के, उसी के माध्यम से कोई पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए, तो वो क्या होता है? जैसे होता है रीट बैलिस। ठीक, 1 2 शुक्र वाहिका। ठीक है। तीसरा शुक्र नलिका। ठीक है। इसके बाद अधिवृषण। इसके बाद क्या है? अधिवृषण। ठीक है, देखिएगा इसको, आप आराम से इसको नोट करते चलिए मेरे साथ। इसके बाद ग्रंथि की बात हम कर लेते हैं, तो इसके बाद हम ग्रंथि भी लिख देते हैं। आप फटाफट नोट करते चलिएगा ताकि बाद में नोट ना करना पड़े। तो पहली ग्रंथि आपकी हो गई शुक्राशय, शुक्राशय। दूसरा प्रोस्टेट, और तीसरा काउपर। तीसरा क्या बनी? काउपर। ध्यान दीजिएगा कि जनन अंग को आप दो भागों में डिवाइड कर देंगे, जिसमें पहले में केवल जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग हमेशा किसे कहेंगे? तो आप वृषण को कहेंगे। दूसरे में सहायक अंग, सहायक अंग को दो भागों में आप डिवाइड कर देंगे, दो भागों में बांट देंगे। पहले में सहायक नली को डाल देंगे और दूसरे में सहायक ग्रंथि को डाल देंगे। तो सहायक नली में आपने रीट बैलिस, शुक्रवाहिका, शुक्र नलिका, अधिवृषण, और दूसरे में सहायक ग्रंथि में आपने लिख दिया शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर ग्रंथि। आंखों से निकलते ही मन के सारे हो गया। चले अब हम पढ़ते हैं केवल किसके बारे में? वृषण के बारे में। किसके बारे में पढ़े? वृषण के बारे में। मिटा दूं? देखिए अब हम केवल जनन अंग पहला पढ़ते हैं, बारी बारी से हम सब ग्रंथि सबके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रंथि क्या काम करती है, ग्रंथि क्या काम करती है, नली। तो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई? तो हम पढ़ रहे हैं वृषण के बारे में। और वृषण की संरचना आप देख लीजिएगा, ठीक है, साथ साथ बनाइएगा। जिस व्यक्ति को घर से निकाला जाएगा वह घर के सारे भेद, वह घर के सारे भेद क्यों ना कह देगा। अर्थात
अर्थात यह है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति घर से निकाले जाने पर घर के सारे भेद दूसरों के सामने खोल देते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया वृषण कोश, ये आपका हो गया वृषणीय पिंडक, ये इसे बोला जाता है अधिवृषण। क्या बोला जाता है? अधिवृषण। ठीक है, फटाफट मेरे साथ बनाते रहिएगा। और तो कुछ नहीं दिया है भाई। खोल देते हैं या देता है, उसी प्रकार आँख रूपी घर से निकाले जाने वाले। देखो समझते चलो, चलिए देखिए क्या होता है वृषण। मनुष्य में वृषण कितना होता है? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। देखिएगा इधर, देखिएगा, एक ये एक ये। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे कोई पूछेगा कि वृषण क्या है तो आप कहेंगे कि मनुष्य में नर, है ना, नर की बात हम कर रहे हैं। नर जनन अंग कौन है? तो वृषण होता है। वृषण 2 होते हैं और ये शरीर के बाहर होते हैं। शरीर के बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, देखिए अब पहले एक एक पॉइंट को समझो। ये जो ऐसे ऐसे संरचना बनी है इसे बोला जाता है बहनी वृषणीय पिंडक। कितना बोला जाता है? वृषणीय पिंडक। और ये संख्या में कितने होते हैं? 250। कितने होते हैं? 250। तो आप कहेंगे कि वृषण में 250 क्या होते हैं? कंपार्टमेंट होते हैं, भाग होते हैं, जिन्हें वृषणीय पिंडक के नाम से जाना जाता है। अगर आप इसे काट देते हैं, इसे क्या कर देंगे? काट देंगे भाई। अगर ये कोई नली है, इसे आप काटोगे तो इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी कोशिकाएं पाई जाती है भाई? 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो मैं आपको क्रॉस दिखा रहा हूं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, पहली कोशिका को बोला जाता है शुक्रजन कोशिका। क्या बोला जाता है? शुक्रजन कोशिका। और दूसरी कोशिका को बोला जाता है क्या? सर्टोली कोशिका। कच्चा 12 आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्टोली कोशिका क्या होती है। तो ये जब आप वृषणीय पिंडक को काटेंगे तो उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है शुक्रजन कोशिका और दूसरी क्या होती है? सर्टोली कोशिका। शुक्रजन कोशिका आगे चल के शुक्राणु का निर्माण करती है। कैसे करेगी वो मैं बताऊंगा। ठीक है, हल्के में समझ लीजिएगा, आगे आप जैसे जैसे समझते जाएंगे सब आपको विस्तार से मिलने वाला है। तो शुक्रजन कोशिका, ठीक है, शुक्रजन कोशिका आगे चलकर किसका निर्माण करेगी? शुक्राणु का निर्माण करेगी। और उस शुक्राणु को परिपक्व बनाने में सर्टोली कोशिका उसे क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। इसको नोट करिए, मैं तुरंत बता रहा हूं। देखिए समझ रहे हैं। तो वृषण के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो वृषण क्या होता है? वृषण 2 होते हैं, है ना, एक जोड़ी होते हैं, संख्या में 2 होते हैं और ये शरीर के बाहर होते हैं। शरीर के बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि जब ये वृषणीय पिंडक, देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो वृषणीय पिंडक होते हैं ये संख्या में कितने होते हैं? 250। देखिएगा बहुविकल्पी क्वेश्चन बन के आने वाला है कि वृषणीय पिंडक की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 250 होती है। इनके अंदर कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कोशिका को बोला जाता है शुक्रजन कोशिका, जो आगे चलकर किसका निर्माण करती है? शुक्रजन कोशिका ही आगे चलकर किसका निर्माण करती है? बहनी तो शुक्राणु। यही शुक्रजन कोशिका ही आगे चल के शुक्राणु का निर्माण करती है। और दूसरी कोशिका होती है सर्टोली कोशिका, जो आगे विकास करके या यूं कहे कि यही सर्टोली कोशिका उस पराग, जैसे पराग कोश आपने पढ़ा था ना कि पराग कण को कौन पोषण देता था? पराग कोश देता था। वैसे ही ये सर्टोली कोशिका किसे पोषण देती है? शुक्राणु को परिपक्व बनाने में कौन सहायता करता है? सर्टोली कोशिका करती है। समझ रहे हैं? तो अब देखो ये वाला, ये क्या है? ये नली है और इस नली के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कौन सी होती है?
पहली होती है भाई, देखो लिखा है यार, आप लोग देखते भी नहीं ब्लैक बोर्ड पे। पहला होता है शुक्रजन कोशिका और दूसरी कौन सी होती है, सर्टोली कोशिका। तो आपसे पूछा जाएगा कि नर जनन में प्राथमिक अंग कौन सा होता है, तो वृषण होता है। ये वाली संरचना अधिवृषण। अभी जब मैं आपको दूसरा फिगर बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कौन कौन सा इसका भाग है। समझते हैं कि क्या होता है कि वृषण में शुक्राणु की उत्पत्ति होती है या वृषण कोष में शरीर के बाहर होता है। जिस भाग में ये रहता है भाई, देखो ये वाला भाग, जिस भाग में ये रहता है ये कौन सा भाग है, इसे क्या बोला जाएगा, वृषण कोष। जैसे पराग कण कहाँ रहता था, पराग कोष में रहता था, वैसे ही वृषण कहाँ रहता है, वृषण कोष में रहता है और ये शरीर के बाहर होता है और उसे अनुकूल वातावरण प्रदान करने की कोशिश करता है। जैसे आप पेड़ के नीचे जाते हो तो पेड़ कितना टेम्परेचर कम कर देता है, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर वो आपको कम कर देगा। अगर आपको गर्मी 5 डिग्री सेल्सियस बाहर लग रही है, पेड़ के नीचे जाएंगे तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस आपको धूप लगेगी। वैसे ही ये जो वृषण कोष होता है ये इसे कितना टेम्परेचर, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर क्या करता है, कम कर देता है, ताकि जब शुक्राणु बन जाए तो हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर शुक्राणु इसमें जिंदा रहने के लायक नहीं बच पाता, मतलब कि ये उसके लिए सही वातावरण नहीं है, तो अधिवृषण क्या कार्य करता है कि इसके टेम्परेचर को क्या करता है, 2 से 3 डिग्री कम कर देता है, ताकि आसानी से शुक्राणु रह सके, उन्हें अनुकूल वातावरण। तो वृषण समझ गए। अब देखो क्या होता है, आपने ये पढ़ लिया कि वृषण में 250 क्या होते हैं, वृषणीय पिंडक होते हैं, जिसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, सर्टोली कोशिका और दूसरी क्या होती है, शुक्रजन कोशिका। अब शुक्रजन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करती है, सर्टोली से पोषण देती है। अब देखिए, अब ये जो खाली वाला स्थान है इसे बोला जाता है अंतराली कोशिका। यही अंतराली कोशिका। यहां से देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस सर्दी भी क्या चीज़ अच्छे अच्छे को निगाह बना देती है। हाँ देखिए, बोलूँगा तो ज़रूर भाई, आपके भविष्य के लिए मैं अपने भविष्य से खेल रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जो वो कोशिका जो खाली वाली जगह होती है उसे क्या बोला जाता है, उसे अंतराली कोशिका बोला जाता है। यही अंतराली कोशिका क्या काम करती है, नर हार्मोन्स का स्रावण करती है। अब आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि नर हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, तो नर हार्मोन्स क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरॉन, और अन्य में क्या होगा, एंड्रोजन, क्या होगा, अन्य एंड्रोजन, समझिएगा। तो देखिए, वृषणीय पिंडक में जो खाली स्थान होता है वहां कौन सी कोशिका पाई जाती है, अंतराली, अंतर वाली जगह, खाली वाली जगह पे जो कोशिका पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अंतराली कोशिका। और यही अंतराली कोशिका क्या करती है, नर हार्मोन्स का स्रावण करती है। आपसे पूछा जाएगा कि नर हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि नर हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरॉन और दूसरा क्या होता है, एंड्रोजन। समझ गए। ठीक है, बस इतना रहने दीजिए। इसके बाद आपका बचा है दूसरा वाला, आपका बचा है क्या भाई, ग्रंथि, सहायक अंग वाले में। ठीक है, आगे हम सहायक अंग पढ़ेंगे, इसको आप फटाक से नोट करिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आप पढ़ा रहे हैं, आओ पीछे